कुछ लोग रह गए हैं, मुझे लग रहा है अभी जो रह गए हैं, क्योंकि मेरे को दोबारा आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा इलाका चल जाऊँगा। गाँव का इलाका भी है, बल्लभगढ़ जाना है, तो मैं कहा मुझे लग नहीं रहा था मैं हफ्ते 10 दिन आ पाऊँ। तो तकरीबन तो काम हो गया, कुछ कमी रह गई है। आप और हम दोनों इस बात से सहमत, पूरी बात तो यही है, दोनों इस बात से सहमत थे कि कुछ लोग रह गए हैं। तो ऑफिस में एक मीटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा चर्चा के साथ साथ रूपरेखा भी बन जाए। रूपरेखा इसलिए जरूरी है कि भाई आप जो है हमारे परिवार के सदस्य, चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ, हमारे परिवार के साथ, जीते भाई के साथ आप सबका लगाव ऐसा है कि ये पारिवारिक सम्मेलन ज्यादा लगता है कार्यकर्ता सबका। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात चुनाव की ये है कि जो पोलिंग का जो दिन होता है ना, वो चीज मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद शायद समय मिले ना मिले कि जो जिम्मेदारी पर्ची बांटने की है, चाहे उसके बाद पोलिंग वाले दिन की है, और पोलिंग खत्म होने के बाद जो हमारी ईवीएम मशीन है उसके रिकॉर्ड आता है, फॉर्म आते हैं, उसमें साइन होते हैं, उसको भर के रिसीविंग ली जाती है, वो आपको मिलती है, साइन होती है। तो मशीन को आपको जहाँ गिनती होनी उस स्थल तक पहुँचा। पिछली दफा जो चुनाव था 2019 का, उसमें सभी जगह हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वो नहीं थे। हमारे आगे वहाँ रहे, जागृति हो गई है, लेकिन कई जगह ऐसी शिकायत मिली कि हमारे लोगों को जागरूकता शायद नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि वहाँ होने ऐसा। तो वो मुझे आज डिस्कस करना था आपसे कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी आप लोगों को लगाओ। पहले तो एक टीम अलग बनेगी कि जो घर घर पर्ची बांटे, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितने लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, कितने नहीं। दूसरी है कि जिनको आप पोलिंग एजेंट बनाएंगे उनको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जब हम वोट कास्ट होता है तो उनके पास वोटर लिस्ट रहती है, तो वोटर का वोटर आईडी देखकर टिक मार्क करना होता है अंदर भी और बाहर भी। जो वोट डल गया उसको चेक करो, टिक होगा। तो हर वोट को चेक भी करना है। तो वोटिंग हो जानी है तो उसके बाद आपको जो उनका पोलिंग ऑफिसर है वो आपको जो फॉर्म देंगे उसका साइन होगा कि इतनी वोट पोल हुई है। तो बाकायदा जो मशीन है उसमें सील लगती है, तो आपको सील का डिटेल भी रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम पिछली दफा थोड़ा सा ज्यादा मिस कर। क्योंकि जब आप किसी अभियान में हो और सारा काम पूरा हो जाए, फसल भी बहुत अच्छी हो जाए, सारा काम ठीक हो जाए, लेकिन काटने के वक्त लापरवाही हो जाए, परिणाम नहीं पसंद होता। इस चीज की ट्रेनिंग आपको रखनी है और उसमें हमें ट्रेनिंग टीम आपके यहाँ भेजी, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे लगता है 35 बूथ तो होंगे तकरीबन 36 बूथ। 36 का मतलब है कि 72 तो आपको एकदम चाहिए। 72 आदमी तो वो लिस्ट आप बना लो पहले। मैं चाहता हूँ कि आप 15 तारीख तक ये लिस्ट बना लीजिए, उससे पहले बना लो। कौन कौन आदमी हमारे 15 तक भी बना लो लास्ट, और 15 के बाद फिर आपको पर्चियाँ बांटनी चाहिए। कौन कौन आदमी होगा उसको पूरी डिटेल हमें चाहिए, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। फिर उन लोगों के साथ एक ट्रेनिंग भी हम रखेंगे। ये एक तो मेरा मकसद आने का यही था ज़्यादा, लेकिन
मुझे ये आइडिया नहीं था कि एक छोटी सी बढ़िया मीटिंग की आप, मुझे लग रहा था कि मैं ये सोच के आया था, बात ये कि हमें जो है ना वो कैंपेन की वो करना है, इन्हीं लोगों में से करना भी है। तो आप कर लेना, ड्यूटी लगा देना। एक तो मेरा मकसद आने का ये था, दूसरा ये था कि सबसे मुलाकात करनी हो। आज हो गई, आज मेरे हृदय की तसल्ली हो गई। अब बाबूजी की जो प्रोग्राम की रूपरेखा वो भी आप आज बना, इस संडे को शायद वो नहीं आ पाए, आप अगले शनिवार को, शनिवार शाम को बना लो, लेट हमारे मन की सैकड़ों में नहीं हजारों में प्रोग्राम करना चाहते हैं। ऐसे ही भाई चाह रहे हैं कि 95% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग हैं। सैटरडे आप क्यों होता? अब आप करवाना भैया तो भारी होगी। दरअसल क्या है कि कोई दिल्ली करता है, कोई गुड़गांव में संडे ही चलेगा, 19 क्योंकि 19 लास्ट संडे। इसलिए हम कह रहे हैं कि लास्ट में ऐसा बम यहाँ फोड़ेंगे कि जैसे संसद में भगत सिंह ने बम फोड़ के बहरे सरकार करवा दिया। उसमें जो है कितना, कौन से समय चलेगा? शाम को 5 बजे के बाद जो आप 5 बजे सिर्फ बाबूजी आके बोले और हमारे जो वक्ता सब पहले निपट गए बाबूजी से। क्योंकि ना केवल 3 संडे, एक निकल गया, 2 बाकी। और पहले तो शहरी क्षेत्र में संडे को प्रोग्राम होते, लेकिन आजकल ग्रामीण क्षेत्र में संडे की डिमांड आई है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर उसको इस हिसाब से प्लान करते हैं। आप अपना हिसाब कि 19 वाले संडे, 12 वाले में नहीं हो सकता। 19 को बोल, हम भी 19 ही चाहते हैं। 19 वाले संडे में आपको आपके साथ ना कल परसों में रूपरेखा बना देंगे। तकरीबन 5 बजे का कार्यक्रम हम अपना रखेंगे, शुरुआत यहाँ से रखते हैं। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, 25 लाख वोटर हैं, और बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और 650 से ज्यादा तो गाँव है। कैंडिडेट को कवर करना जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शत्रु का बिहार के साथ क्योंकि बाबूजी का अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा रहा है और मेरा भी बहुत रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में मैं अपने चुनाव में यहाँ कोई बड़ी मीटिंग कर नहीं पाया। एक दिन मीटिंग थी तो मैं 4 घंटे लेट आया और वो कार्यक्रम मेरे नहीं हो पाए। तो वो बात मेरे दिल में थी, इसलिए मैंने मीटिंग आज रखी दोबारा। बात ये है क्योंकि मैं कल दयालबाग में भी हो गया था, आपकी बहुत इधर नहीं था। ऐसा नहीं, देखो आप लोगों ने पहले भी प्रयास किया, क्योंकि हम सब आपका देखो हमारी फैमिली है और मैं समझता हूँ कि आप बाबूजी से बहुत प्यार करते हैं। आपको ये बात भी मालूम है कि भाई उन्होंने सक्रिय राजनीति को छोड़ दिया था 5 साल पहले ही। हालांकि वो आपके बीच में आते जाते रहे, कार्यक्रमों में, सोशल इवेंट्स में, अपने लोगों के बीच में, लेकिन जो सक्रिय राजनीति की इलेक्शन लड़ने उन्होंने उसको छोड़ दिया, ये सच्चाई है। लेकिन पार्टी ने यही कहा, उन्होंने आवेदन भी नहीं किया, लेकिन पार्टी ने यही कहा कि नहीं, जो आज फरीदाबाद के हालात बीजेपी सरकार ने बना दिए हैं, तो इतने बड़े क्षेत्र में हमें एक ऐसा क्रेडिबल फेस चाहिए जो बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक सर्वमान्य हो और स्वीकार्य हो। और चौधरी महेंद्र प्रताप जी के अलावा पार्टी को कोई दूसरा फेस ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं, हमारी पार्टी में बड़े सीनियर लोग और भी हैं, लेकिन पार्टी के क्राइटेरिया है, उन्होंने सर्वे कराया। असल में सर्वे हुआ, लोगों की आवाज पार्टी तक गई है। पहली बार लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से अगर चौधरी महेंद्र प्रताप जी लड़ते हैं तो जनता उनके पक्ष में है। तो सच्चाई है कि आपकी आवाज वहां तक गई, पार्टी ने उनको निर्देश दिया और उन्होंने फिर निर्देश के आधार पर और लोगों की जनभावनाओं के आधार पर उन्होंने ये अपना आखिरी जो चुनाव है, तो आखिरी चुनाव उनका इसको लड़ने का उन्होंने। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि आशीर्वाद तो आप नहीं रहे, लेकिन आपको लोगों के बीच में जाना,
समर्थन आपने पहले ही दे दिया, परिवार के लोग आपको लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन जब आपको 40 लोगों के बीच में तो आपको कमिटमेंट करनी है, क्योंकि लोग वायदा चाहते हैं। 10 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है उसमें ये एरिया बदहाल हो गया। फरीदाबाद नंबर 1 हुआ करता था एनसीआर में, आज सबसे निचले पर 8 इंच का सीवर लोग देख रहे हैं पिछले 5 साल से। 2 लाख की आबादी में कम से कम 3.5 फुट का सीवर, 8 इंच का सीवर वो अभी लोग उठाएंगे, और वो भी 5 साल से नहीं बना। पानी की समस्या आप देख रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है देख रहे हैं, सीवर की समस्या आप देख रहे हैं। ये जो आप अंडरपास है, कितने दिनों से धरने चल रहे हैं, मांग उठ रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। इलाके को बड़ी उम्मीद थी भाई केंद्र में कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री बने हैं, छोटी बात नहीं, 10 साल मंत्री रहे केंद्र में, तो लोग उम्मीद भी थी, हमें भी लगा था कि चलो हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, लेकिन शायद इलाके का भला हो जाएगा। पहली दफा फरीदाबाद को मंत्रिमंडल में मौका मिला है, वो 10 साल लगातार था, लेकिन बावजूद उसके मैं नहीं समझता कि शिवदुर्गा बिहार में 10 साल में कृष्णपाल गुर्जर जी 5 बार भी आए हैं, एक बार भी नहीं है। बताइए आप कितनी बड़ी बताओ कितनी बार आए? ये जो मंत्री सांसद प्रतिनिधि 10 साल में एक बार भी नहीं है, एक काम ऐसा नहीं है उनके द्वारा किया हुआ। मैं कल एक मीटिंग में बैठा था, लास्ट में एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये गली कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से बनी, मतलब एक गली थी और केंद्रीय मंत्री का बोर्ड, एक गली के लिए बोर्ड लगा। केंद्रीय मंत्री का बोर्ड होना चाहिए था, कोई ये अस्पताल कृष्णपाल गुर्जर जी ने उद्घाटन किया है, फायदा तो ये बनता है। ये कॉलेज उन्होंने उद्घाटन किया है, इस अंडरपास का उद्घाटन उन्होंने किया है। मतलब एक आदमी अभी तक भी एक गली के बोर्ड से खुश है। इस इलाके को कॉलेज चाहिए था, इस इलाके को स्कूल चाहिए थे, इस इलाके को हॉस्पिटल चाहिए था, लेकिन उलझा किसने दिया? शर्मा जी, मैं पूरे फरीदाबाद में एक चीज देखता हूँ कि लोग बड़ी चीज मांगते ही नहीं है। मैंने 10 साल में किसी को फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टेडियम, पार्क ये मांगते नहीं देखा, अस्पताल नहीं मांगते। लोग कहते हैं हमारा सीवर नहीं है, हमारी सड़क नहीं है, सीवर के ढक्कन टूट गए, ट्रांसफार्मर खराब है, बिजली के तार खराब हो गए, पानी नहीं आ रहा है, मतलब मांग ही नहीं है। इस लेवल तक इस फरीदाबाद को इतना निराश कर दिया। तो देखिए, आपको लोगों के बीच में चलना है हमारी तरफ से, चुनाव आप ही लड़ रहे, आप ही चौथे बन, तो आप उनसे कमिट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने पूरे फरीदाबाद में एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी अस्पताल नहीं बनाया। ये जो अंडरपास बना है 46 वाला, ये भी पास चौधरी महेंद्र प्रताप जी करा गए। इन्होंने पास हमारे समय हो गया था 5, इन्होंने उसका फीता कर, एक भी। अगर आप उठाएंगे YMC यूनिवर्सिटी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बनवाई, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 16 का चौधरी महेंद्र प्रताप जी के शासन में बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज सेक्टर 8 का जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी के कार्यकाल में बना, गवर्नमेंट कॉलेज टिगांव वो उनके कार्यकाल में बना, कॉलेज नीमका में वो उनके कार्यकाल में बना, PSI मेडिकल कॉलेज हमारे कांग्रेस के मंत्री रहे श्री चौधरी जी, उनके प्रयास से बना। मेरी गुजरात में कॉलेज बना एक, वो शिवचंद्रनाथ शर्मा हमारे मिनिस्टर है कांग्रेस के। 7 कॉलेजेस हैं, वो सारे कांग्रेस के समय, एक भी नहीं बना। तो आप वायदा करो लोगों से कि भाई हमारे पास रोड मैप है, हम इस फरीदाबाद को वापस एनसीआर में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अगर चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनेंगे तो इस फरीदाबाद को 5 नए हम कॉलेज, तो 80% बच्चे लाते हैं, 80% मार्क्स लाने के बाद भी एडमिशन नहीं है, जगह ही नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता। तो 5 नए कॉलेज चाहिए, जो एक आपके इलाके के
एक कॉलेज आपके इस इलाके में होगा या आपको फायदा, यहाँ कम से कम दो नए गवर्नमेंट, एक ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूल तो कॉलोनी के लिए एक भी है। दो स्कूल आपके एरिया में ये हमारा रोड मैप में होने चाहिए। एक हॉस्पिटल आपके एरिया में होना चाहिए, प्लेग्राउंड भी चाहिए। और आपकी जो ये मांग है अंडरपास की, पॉलिटिकल बिल हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। जापान में जगह है, कम है, शर्मा जी तो बिल्डिंग्स के बीच में से रेल निकलती है, ऐसी प्लेनिंग करी हुई है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो कि 2 बिल्डिंग्स है, जगह बड़ी कम है टोक्यो में, तो दोनों बिल्डिंग के बीच में से उन्होंने इस तरह डिजाइन की है रेल निकलता है। तो जब आपकी पॉलिटिकल बिल हो तो आप डिजाइन कर सकते हैं। मुझे मालूम है आबादी ज्यादा हो गई है, जगह का अभाव है, लेकिन हम इसको करेंगे। ये अंडरपास जरूर बनेगा। चौधरी महेंद्र प्रताप के सांसद बनेंगे तो हमारा। और देखिए एक स्टेडियम है फरीदाबाद में, 8 साल से बाहर स्टेडियम बीजेपी के शासन 8 साल से बन रहा है, बना नहीं। एक मझावली बोला 10 साल से पूरा नहीं हुआ। एक सॉलिड वेस्ट प्लांट है बंदवाड़ी, जिससे 50 गांव में कैंसर हो गया है, क्योंकि उसमें इतनी अनियमितताएं हैं, कोई मानक पूरा नहीं हुआ। तो शहर में 2 नए सॉलिड वेस्ट प्लांट चाहिए, वो हमारे एजेंडे में है। फरीदाबाद का मैनिफेस्टो तो हमारे एजेंडे में है, उसे करके देंगे। और इतनी बड़ी आबादी, आज 35-40 लाख की आबादी है शहर। एक स्टेडियम एक ग्राउंड से काम चलने वाला नहीं है। फरीदाबाद को एक स्पोर्ट्स सिटी मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा। बाकी भाई ये बात भूल ही जाओ, ये तो कम से कम यहाँ 4-5 चाहिए, एक नहीं चाहिए 2 लाख की आबादी भाई, कम से कम 5। और ये तो आप भूल ही जाओ, ये सीवर, पानी, सड़क, जब हम इतनी बड़ी परियोजनाएं लाने की सोच रहे हैं इस शहर के लिए, और हमारी जिम्मेदारी है, तो ये काम तो सबसे पहले होंगे। आप लोगों को बस जाकर जागरूकता देनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने बड़ी चीज सोचनी बंद कर दी है। दुख की बात ये है, बस सीवर तक, पानी तक, इससे बड़ी कोई डिमांड करता ही नहीं। और एक चीज और आप कीजिएगा कि जब 25 तारीख को पोलिंग हो तो टेलीविजन में ये आना चाहिए उसी दिन तो हिंदुस्तान में पोलिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा रही है तो फरीदाबाद में रही है। ये मेरी आपसे तो आज आपको ये कहना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि तो वोटर को तकलीफ है। 10 साल से जो हालात हुए फरीदाबाद बना हुआ है, उसकी तकलीफ है। आपने कहीं दुनिया में ऐसा शहर देखा है? हर चौक पे ठेका है। फरीदाबाद में हर चौक पे ठेका, ठेके के साथ आता है। अगर रिश्तेदार आएगा ना तो रास्ता बताने के लिए ठेके काम आते हैं। पहले ठेके से लेफ्ट, दूसरे से राइट, तीसरे से फिर लेफ्ट, फिर एक ठेका आएगा राइट मुड़ जाना मकान के लिए। ये हालत है। ग्रीन बेल्ट में ठेके, पहले कभी ऐसा नहीं होता। सरकारी ग्रीन बेल्ट हर चौक पे ठेका है। और यहाँ तक कि स्कूल की 100 मीटर के अंदर जो हो सकते, फरीदाबाद में 20 ऐसे ठेके जो स्कूलों के 100 मीटर के अंदर। कोई नियम ही नहीं, कोई नियम नहीं। ये हालात है। हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे, आपकी रोड खुदी नहीं। मतलब रोड खोदना तो बिल्कुल संवैधानिक है। मेरे ख्याल से 1 महीने में बनी हो, हालात तो कई दिन में खुला, और उसके बाद टूटी रही है 2 महीने, 2 महीने बाद। इतनी उदासीनता यहाँ के नेताओं में है, इतना घमंड और भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है। 30-30 हजार करोड़ का बजट फरीदाबाद को मिला, आपको मालूम है? 30 हजार करोड़ रुपए फरीदाबाद में इन 10 सालों में आए। 20 हजार करोड़ तो अकेले नगर निगम का 10 साल का बजट है, 2000 करोड़। एक घोटाला 250 करोड़ का दिखा दिया ताकि लोग कहें कि 250 करोड़ का ही घोटाला। 20 हजार करोड़ का जो बजट है, 5 हजार करोड़ तनख्वाह में चले। आपको शहर में 15 हजार करोड़ रुपए लगे हुए दिख रहे हैं? घोटाला 5 हजार करोड़ से भी ज्यादा का है, लेकिन डाइवर्ट करने के लिए 250 करोड़ की एक फाइल हुई। और नगर निगम के जो स्टॉक रूम है उसमें आग लगा दी, सारा जल चुका।
सबूत ही नहीं छोड़ा। तो कोई बात नहीं, सबूत तो हम निकाल लेंगे, जो दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल हमारा काम है वो फरीदाबाद के लिए विजिट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरी आपसे जरूर प्रार्थना है कि आप 15 दिन इस बार हमें आराम नहीं करना। मैं 2.5-3 घंटे सो रहा हूँ, तो गाड़ी में कई दफा मैं होता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई बड़ी थकान हो गई है, कैसे मैं भाषण दूंगा। लेकिन आपका जो प्यार है ना, उसको देख के इतनी ऊर्जा मिलती है। मैं देखता हूँ टीम हो गई, नंदा जी कहाँ चले गए? अभी आप सब लोग हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग भाई हैं, और हमारे 1-1 बजे तक जो लोग हमारे साथ हैं, तो कल भी आज तो बैठे हुए, कल नहीं नजर आए थे आप, इसलिए कल आप थे नहीं। सबसे पहले स्वागत इन्होंने किया था, कल लेट में जन्मा। तो आप लोगों से पूछा भी, तो आपको भी जो है ना 15-16 घंटे काम करना है। तो कांग्रेस की नीतियां जो हमारे फरीदाबाद का मैनिफेस्टो है वो लोगों तक पहुंचाना है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।